हेलो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो अभी हम लोग करंट अफेयर्स के सेशन में हैं। हमने कहा था कि पूरा डिवाइड करके हम लोग करंट अफेयर्स को देखेंगे, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण सेशन होता है ये वाला, जिसमें हम लोग राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अर्थव्यवस्था से संबंधित जो घटना है वो सब चीज़ें करेंगे। सर्वेक्षण हो जाएगा, बजट हो जाता है, बहुत सारी योजना है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। खेल जो 5 से 6 प्रश्न पूछे जाते हैं बीपीएससी में, उसे भी हम लोग देखेंगे। यहाँ तक अभी चर्चित व्यक्ति देख रहे हैं, अभी नियुक्ति देखेंगे, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति देखेंगे, और भी सारी चीज़ें हैं जैसे सम्मेलन हो जाता है, पुरस्कार हो जाता है, नोबेल प्राइज़ हो जाएगा, बहुत सारे ऐसे पुरस्कार हैं, वो इंडेक्स हो जाता है, युद्धाभ्यास है, बहुत सारा चीज़ें हम लोग आपको यहाँ पर पढ़ेंगे और कंप्लीट करेंगे। यानी कि जितना भी रिवीजन के लिए है 70 बीपीएससी के लिए करंट अफेयर्स जो हो जाएगा, वो सारा चीज़ें हम लोग यहाँ पर उसे देखेंगे, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए आगे बढ़ा जाए। प्रश्न हो जाएगा, हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? पहली महिला पूछा जा रहा है। मैंने कहा था कि जब भी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य के लेवल पे जब पहली महिला की बात आए तो उसे ज़रूर दिमाग में रखिएगा, ताकि प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं। और पहली जो महिला है नीना सिंह को बनाया जाता है। नीना सिंह बनी सीआईएसएफ की पहली महिला निदेशक हो जाती हैं, पहली महिला निदेशक इनको बनाया जाता है। चलिए, इनकी नियुक्ति हुआ 29 दिसंबर 2023 को इनकी नियुक्ति होता है। इनकी नियुक्ति हुई 29 दिसंबर 2023 को नीना सिंह की नियुक्ति पद हुआ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ की यह प्रमुख बनी, महानिदेशक बनी। और नीना सिंह 31 अगस्त 2023 से लेकर के सीआईएसएफ की महानिदेशक प्रभारी थी। नीना सिंह राजस्थान कैडर की, हो सकता है ये भी पूछा जाए कि नीना सिंह इससे पहले क्या थी, तो राजस्थान कैडर की 1989 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं ये। आईपीएस अधिकारी कब की? 1989 की। कहाँ? राजस्थान कैडर की। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न हो जाएगा, 12 नंबर है। नवंबर 2023 में एंड्री राजोएलिना किस देश के राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित किए गए? किस देश के प्रेसिडेंट जो हैं पुनर्निर्वाचित किए गए? तो ये हो जाएगा मेडागास्कर, है ना, ये मेडागास्कर हो जाता है। तो यहाँ चुनाव तिथि इनके बारे में देखिए तो 16 नवंबर 2023 को हुआ था और पुनर्निर्वाचित राष्ट्रपति बने एंड्री राजोएलिना, और ये मेडागास्कर के हैं। चलिए आगे इनके बारे में और भी चीज़ें देखते हैं हम लोग। यानी कि राजोएलिना राष्ट्रपति अभी जो बने हैं वो तीसरी बार बने हैं। इससे पहले यानी कि पहली बार 2009 से लेकर के 14 तक ये प्रेसिडेंट रहे, और दूसरी बार ये 2019 से लेकर के 23 तक ये प्रेसिडेंट रहे। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट जो हम लोग अभी देखेंगे, बहुत सारे राष्ट्रपति किस देश के बने हैं, हो सकता है ऐसे सवाल बनाया जा सके, पूछा जा सके आपसे, क्योंकि पूछा भी गया है। बहुत सारे प्रश्न हैं जो ऐसे पूछे भी जाते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ये नायब बुकेले हैं जो अल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट बने हैं। नायब बुकेले अल सल्वाडोर के। उसके बाद अलेक्जेंडर स्टब है जो फिनलैंड के प्रेसिडेंट बने हैं, और जोसेफ बोकाई जो लाइबेरिया के ये प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। उसके बाद है नताशा पर्कमूसर, और ये स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। पहली महिला राष्ट्रपति नताशा पर्कमूसर का प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इस टाइप से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। विगत वर्षों में जितने भी आप बीपीएससी का करंट अफेयर्स उठा के देखेंगे, इसी टाइप से प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए बहुत अच्छा कलेक्शन इसमें किया गया है। एक बार रिवीजन बनता है, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, और 30 प्रश्न में लगभग 18 से 20 प्रश्न जो है राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, इकोनॉमिक्स, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, इससे बहुत सारा टॉपिक है जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और 8 से 10 प्रश्न जो है, 8 से 10 प्रश्न ये हो जाते हैं बिहार करंट से। बिहार करंट भी हम लोग देख रहे हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नताशा पर्कमूसर ये स्लोवेनिया की पहली महिला प्रेसिडेंट बनती है। उसके बाद रामचंद्रन
रामचंद्र पौडेल ये नेपाल के प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, उसके बाद है बोला अहमद टिनुबू। बोला अहमद टिनुबू इनका नाम है, जो नाइजीरिया के प्रेसिडेंट बनाए गए। ये नाइजीरिया के प्रेसिडेंट बनते हैं। और लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा ये ब्राज़ील के प्रेसिडेंट बनते हैं। ये ब्राज़ील के प्रेसिडेंट बनते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, नवंबर 2023 में उच्चतम न्यायालय के 3 नए न्यायाधीशों ने शपथ ग्रहण की। निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सारे फैक्ट आपको मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कौन शामिल नहीं है? ये रघुवर दास हो जाते हैं। रघुवर दास इसमें, इसका आंसर जो है रघुवर दास हो जाते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन 3 नए न्यायाधीश हैं। न्यायाधीश जो शपथ ग्रहण किए वो डेट है 9 नवंबर 2023 को। और नवनियुक्त न्यायाधीश कौन कौन है? तो यहाँ पे देखिए सतीश चंद्र शर्मा है, एक का नाम है सतीश चंद्र शर्मा। याद रखिएगा, तीनों न्यायाधीशों का जो नियुक्ति हुआ तीनों याद रखिएगा। सतीश चंद्र शर्मा है जो दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हुए, जो हाई कोर्ट क्या थे? मुख्य न्यायाधीश थे। और संदीप मेहता, ये संदीप मेहता गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के। बस दिल्ली गुवाहाटी जो भी जिसके नाम पे है उसे याद रखिएगा, रिवीजन में 2 बार 3 बार कर लीजिएगा, है ना, सब चीज़ें ठीक हो जाएगा। अगस्टिन जॉर्ज मसीह ये राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो जाते हैं। इन तीनों की नियुक्ति हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, है ना, इन तीनों की नियुक्ति हुआ है। चलिए ये शपथ दिलवाया कौन शपथ दिलवाया? तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़ ने ही इनको शपथ दिलवाई। और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या अब कितना हो गया? तो कुल संख्या अब 34 हो गया। मुख्य न्यायाधीश को लेकर के कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 है। अद्यतन देखेंगे तो 25 जनवरी 2024 को प्रसन्नता बी बराले जो कर्नाटक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश क्या किया गया? नियुक्त किया गया, है ना, इनको नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं अगला। चलिए इम्पोर्टेंट सवाल है आपके लिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। विश्व की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर, विश्व की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर जिसने नवंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया है। कब? 2023 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया है। क्या नाम है उसका? तो इसका नाम है डेनियल मैकगाहे नाम है। आंसर ये हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाली विश्व की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर हैं। इन्होंने घोषणा किया 21 नवंबर 2023 को। इसने घोषणा 21 नवंबर 2023 को किया। और ये ट्रांसजेंडर क्रिकेटर हैं जो डेनियल मैकगाहे नाम है। और ये ऑस्ट्रेलिया मुल्क की कनाडा की क्रिकेटर है, ऑस्ट्रेलिया मुल्क की कनाडा की क्रिकेटर हैं। अंतर्राष्ट्रीय हम लोग कैरियर में इनके बारे में देखेंगे। कुल 6 और T20 मैच खेला और कुल 111 रन इन्होंने बनाया। पदार्पण 4 सितंबर 2023 को ब्राज़ील महिला क्रिकेटर टीम के विरुद्ध में हुआ था। ब्राज़ील महिला क्रिकेटर के विरुद्ध टीम के विरुद्ध में इन्होंने अपनी स्टार्टिंग किया। और 11 सितंबर 2023 को अमेरिकी महिला क्रिकेटर टीम के विरुद्ध इन्होंने अंतिम मैच खेला। अंतिम मैच में भी पूछा जाता है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में देखते हैं 21 नवंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के ऐतिहासिक फैसले में ट्रांसजेंडर क्रिकेटरों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई थी यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। नवंबर 2023 में हीरालाल सामरिया को किस पद पर नियुक्त किया गया? किस पद पर नियुक्त किया गया? चलिए कहा जाता है कि बीपीएससी के लिए लगभग कम से कम 15 महीनों का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए। कम से कम 15 महीने 18 महीनों का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए। जो लोग 15-18 महीनों का करंट अफेयर्स करेंगे 30 में आराम से 26 प्लस 25 प्लस बना लेंगे 100%। जो लोग न्यूज़पेपर से फैक्ट को कलेक्ट किया है, बहुत सारा इवेंट होगा, बहुत सारे घटना होगा,
जिसको उन्होंने कॉपी या डायरी में लिखा होगा उसको बार बार रिवीजन करने से, और साथ ही साथ कोई ना कोई एक मैगजीन जो प्रत्येक माह का आता है, अगर उस मैगजीन को साथ में लेकर के वो चले होंगे तो निश्चित तौर पे 30 प्रश्नों में 25 और 26 निश्चित तौर पे बनाएंगे ही बनाएंगे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इसका आंसर हो जाएगा मुख्य सूचना आयुक्त। इसका आंसर हो जाता है मुख्य सूचना आयुक्त हो जाएगा। हीरालाल सामरिया को नियुक्त किया गया मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में। शपथ ग्रहण इन्होंने किया है 6 नवंबर 2023 को। 6 नवंबर 2023 को इन्होंने शपथ ग्रहण किया, जिनका नाम है हीरालाल सामरिया। और इसके पूर्व मुख्य जो सूचना आयुक्त थे उनका नाम है यशवर्धन कुमार सिन्हा, और प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त बहात हबीबुल्ला थे, बहात हबीबुल्ला। और नवनियुक्त सूचना आयुक्त जो हैं आनंदी रामलिंगम और विनोद कुमार तिवारी हो जाते हैं। इसे भी याद रखना जरूरी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नवंबर 2023 में न्यायमूर्ति फातिमा बीबी का निधन हो गया, और फातिमा बीबी से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन गलत हो जाता है, गलत, कौन सा कथन गलत हो जाएगा? तो देखिए गलत हो जाएगा वह कर्नाटक की राज्यपाल के पद पर भी थी, ये गलत हो जाता है। आंसर क्या है? बी आंसर हो जाएगा, है ना। आंसर इसका बी हो जाता है। चलिए न्यायमूर्ति फातिमा बीबी का निधन, इनका निधन होता है 23 नवंबर 2023 को हो जाता है। इनका जन्म हुआ था 30 अप्रैल 1927 को, केरल में जन्म होता है। और उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश रही हैं 6 अक्टूबर 1989 से लेकर के 29 अप्रैल 1992 तक ये पहली महिला न्यायाधीश के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने काम किया था, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला देखते हैं, अगला पॉइंट। चलिए आगे हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सदस्य रही हैं, और ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सदस्य के तौर पर 1993 से लेकर के 1997 तक ये इस आयोग की सदस्य रही। और तमिलनाडु की ये राज्यपाल रही हैं, 11वीं राज्यपाल रही हैं, तमिलनाडु की ये राज्यपाल रही हैं। और जनवरी 1997 से लेकर के जुलाई 2001 तक ये राज्यपाल रही, कहाँ की? तमिलनाडु की। क्रम में पूछा जाता है 11वीं, है ना। और केरल के उच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनी, केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनी वर्ष 1983 से लेकर के वर्ष 1989 तक यह केरल हाईकोर्ट के न्यायाधीश रहीं। और केरल के पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष भी इनको बनाया गया, वर्ष 1993 में ये अध्यक्ष बनती हैं। देखिए इस तरह से जब हम लोग थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे तो बहुत ऐसे प्रश्न होते हैं कि कुछ गहराई में जाकर पूछा जाता है, और जो ये मटेरियल है बहुत हद तक कोशिश किया गया है वहाँ तक पहुँचने का। अगर इनके संदर्भ में अगर प्रश्न बनाया जाता है तो निश्चित तौर पे अगर आप रिवाइज किए रहेंगे, आप इतना डिटेल्स पढ़े रहेंगे तो निश्चित तौर पे आपसे प्रश्न बनेगा ही बनेगा, है ना। तो हम लोग सब कुछ करेंगे, मतलब टोटल कहें तो जितने भी हम लोगों ने फैक्ट शुरू में बात किया है, जितना भी करंट अफेयर से संबंधित जो फैक्ट होता है सभी को हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे, ताकि लगभग यहाँ पर आपको 15 महीने का करंट अफेयर्स आपको मिलेगा। और आपकी 70 बीपीएससी के लिए बहुत ही अच्छा मटेरियल है ना। इसीलिए हम एक बार रिवाइज कराना चाहते हैं, एक बार रिवीजन के तौर पे हम लोग एक बार देखना चाहते हैं। तो चलिए अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में हम लोग यहाँ पे देखेंगे फातिमा बीबी देश के किसी भी उच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली मुस्लिम महिला न्यायाधीश थी। पहली मुस्लिम महिला न्यायाधीश, ये भी प्रश्न एक बन गया, ये भी पूछा जा सकता है, जिनका नाम है फातिमा बीबी। पूछा भी गया है प्रश्न, यह बहुत सारे परीक्षा में फातिमा बीबी से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। तो किसी भी उच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली कौन सा? तो मुस्लिम महिला न्यायाधीश थी। राजीव गांधी हत्या मामले में 4 सजायाफ्ता कैदियों द्वारा दायर दया याचिका खारिज करने के बाद तमिलनाडु के राज्यपाल के पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। वर्ष 2023 में वह केरल प्रभा अवार्ड से सम्मानित की गई हैं। 2023 में वह केरल प्रभा अवार्ड से सम्मानित की गई, और वर्ष 2024 में फातिमा बीबी जो मरणोपरांत को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया वर्ष 2024 में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अगला प्रश्न है
नवंबर 2023 में भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक कौन है जिन्हें ब्रिटेन के इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स के अध्यक्ष पद पर चुना गया? जिन्हें अध्यक्ष पद पर चुना गया उनका नाम क्या है? उनका नाम अनुषा शाह हो जाएगा। इसका आंसर क्या है? सी हो जाता है। अनुषा शाह को नियुक्त किया गया आईसी के अध्यक्ष के पद पर। भारतीय मूल की महिला आईसी की अध्यक्ष बनी, अध्यक्ष चुनी गई भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक अनुषा शाह नाम है इनका, है ना। प्रोफेसर अनुषा शाह इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स के पद पर नियुक्त होने वाली भारतीय मूल की पहली महिला है। भारतीय मूल की पहली महिला है और आईसीई की स्थापना 2 जनवरी 1818 को हुआ था, जिसका मुख्यालय लंदन हो जाता है। जिसका मुख्यालय कहाँ पे? लंदन हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन होंगे? मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो चलिए हम लोग देखते हैं। मुख्य अतिथि हो जाएंगे एमैनुअल मैक्रो। एमैनुअल मैक्रो हो जाते हैं, है ना। एमैनुअल मैक्रो हो जाते हैं। यह फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। एमैनुअल मैक्रो होंगे और भारत के 75वें, कौन सा? 75वें गणतंत्र दिवस समारोह की ये मुख्य अतिथि बनाया गया। मुख्य अतिथि बनाया गया, है ना। नेक्स्ट हो जाएगा, इसी में हम लोग देखते हैं। अभी संदर्भ में बहुत सारी चीज़ें हैं। यह फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रो को भारत के 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था, जिसे इन्होंने स्वीकार कर लिया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में एमैनुअल मैक्रो भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने वाले फ्रांस के 6ठे राष्ट्रपति होंगे। यह फ्रांस के 6ठे राष्ट्रपति हैं और इससे पूर्व 2016 में फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति, जिनका नाम है फ्रांकोस होलांद, ने भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया था। कब? 2016 में इन्होंने भाग लिया था। नेक्स्ट हो जाएगा कि 14 जुलाई 2023 को पेरिस में आयोजित बास्टिल डे परेड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि थे। कब? 14 जुलाई 2023 को। और वर्ष 2023 में भारत और फ्रांस अपने राजनीतिक भागीदारी की 25वीं वर्षगांठ मना रही है। 25वीं वर्षगांठ क्या कर रही है? मना रही है ना। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न हो जाएगा। अक्टूबर 2023 में मार्टी अहतिसारी का निधन हो गया। वे किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? कब निधन हुआ? अक्टूबर 2023 में। क्या नाम है? मार्टी अहतिसारी। मार्टी अहतिसारी का निधन हो गया। पूछा जा रहा है कि वे किस देश के पूर्व प्रेसिडेंट थे? तो ये पूर्व प्रेसिडेंट थे फिनलैंड के। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाता है, फिनलैंड हो जाता है। मार्टी अहतिसारी का निधन हुआ 16 अक्टूबर 2023 को। जो पूर्व प्रेसिडेंट थे फिनलैंड के, और फिनलैंड के ये 10वें राष्ट्रपति थे। 1994 से लेकर के 2000 तक ये राष्ट्रपति रहे। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को सुलझाने के लिए मार्टी अहतिसारी को वर्ष 2008 में नोबेल शांति पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। कब? 2008 में नोबेल शांति पुरस्कार भी प्रदान किया गया। और मार्टी अहतिसारी ने नामीबिया की स्वतंत्रता में, किसके? तो नामीबिया की स्वतंत्रता में 1989-90 की बात है, उन्होंने प्रमुख योगदान दिया। और उनके योगदान के कारण 1999 और 2005-07 में कोसोवो में मध्यस्थता हुई और 2005 में इंडोनेशिया के आचे प्रांत में लंबे समय से चल रहे संघर्ष को समाप्त करने में मदद मिली। यहाँ पर बहुत बड़ी भूमिका इनकी रही है। अगला हो जाएगा अक्टूबर 2023 में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता लुईस ग्लुक का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष यह पुरस्कार जो है प्रदान किया गया था? किस वर्ष यह पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया था? हम लोग यहाँ पे जो देखने वाले हैं करंट अफेयर्स को लेकर के, एक दिन में कम से कम अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो कम से कम 40 से 50 पेज को पढ़ जाइए। 40 से 50 पेज रिवीजन करिए, क्योंकि यहाँ पे नया पढ़ना नहीं है। आपने एक साल से जितने भी करंट अफेयर्स पढ़ा है सिर्फ आपको रिवीजन करना है। और ऐसा नहीं है कि एक बार ही रिवीजन कर लिए बहुत हो गया। 30 प्रश्न में अगर 25 प्लस आप लाना चाहते हैं
तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप रिवीजन करिए, और सिर्फ करंट का ही नहीं, सारे सब्जेक्ट का, चाहे वो इतिहास हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो, बिहार स्पेशल हो, कम से कम 5 सब्जेक्ट पे आपकी जो कमांड है वो रहना चाहिए। यानी कि 5 जो सब्जेक्ट है उसे प्रश्न नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि 1/3 जो है निगेटिव भी है। अगर आप 100 के अबाउट में अगर आप सही प्रश्न को करेंगे तब जा कर के आपका रिजल्ट होगा। 90-100 के बीच में सब काट वाट करके आपका आना चाहिए, तब जाके रिजल्ट होगा, क्योंकि इस बार प्रश्न थोड़ा गहराई में जाकर के पूछा जाएगा, ऐसा संभावना बन रहा है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो उन्हें किस वर्ष यह पुरस्कार प्रदान किया गया? 2020 में उन्हें यह प्रदान किया जाता है। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जिनका नाम है लुईस गुलक का निधन हुआ, और यह निधन होता है 13 अक्टूबर 2023 को होता है। और इनको नोबेल शांति पुरस्कार 2020 में दिया जाता है, और ये यूएसए के नागरिकता इन्होंने प्राप्त की। अन्य पुरस्कारों में देखेंगे तो पुलित्जर पुरस्कार इनको 1993 में मिला था। पुलित्जर पुरस्कार 1993 में मिला, द वाइल्ड आइरिश के लिए इनको दिया गया, और नेशनल बुक अवार्ड इनको 2014 में मिला। नेशनल बुक अवार्ड है ना 2014 में प्राप्त होता है। हम लोग बहुत बेहतर अभी फैक्ट्स कर रहे हैं, रिवीजन करिए। अगर आपके पास बहुत सारा मटेरियल है और आपने पढ़ा है तो कम से कम 4 घंटे टाइम दीजिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके रिवीजन ही करिए। रिवीजन ही आपको वहाँ तक पहुँचाएगा। जिसका ज़्यादा रिवीजन होगा, जिसका ज़्यादा स्टडी होगा, अभी वक्त ही कहाँ है, अभी टाइम तो है नहीं। कम से कम अपना सपने को साकार करने के लिए मेहनत जो है ना उसको लगातार बनाए रखिए। तबीयत खराब मत करिएगा, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। शरीर का साथ देना बहुत ज़रूरी है, तन और मन का साथ देना बहुत ज़रूरी है अभी, तब जा कर के आप कंप्लीट करेंगे। बहुत बड़ी बात नहीं होता है कमीशन को फाइट करना। अगर आपने चाहा और चाह के प्रति अगर आपने वर्क करना शुरू कर दिया है तो निश्चित तौर पे आपकी जीत होगी, यकीन मानिए। चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।